पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और भीतर की बात में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, एक ऐसी भीतर की बात आपके सामने रखेंगे जो कहीं ना कहीं आने वाले बिहार के भविष्य का दशा और दिशा तय करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 30 सालों से, अब तो 30 साल से भी ज़्यादा हो गए, हम 35वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं और बिहार दो लोगों के इर्द गिर्द घूमता रहा। बीच बीच में कई लोगों ने कोशिश की लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि साथ मिला, लेकिन बिहार जो फैसला किया वो फैसला किस दिशा में गया, क्या विकास हुआ, ये सारे अभी जोड़ घटा गुना भाग के विषय हैं। लेकिन 15 साल लालू प्रसाद के, यानी लालू प्रसाद का मतलब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के, और अब तक 19 साल जो होने जा रहे हैं नीतीश कुमार के, इसके बीच में कुछ कालखंड अगर एक साल को घटा दिया 9-10 महीने को, तो जीतन राम मांझी भी सत्ता में रहे। इस बीच इस बिहार ने बहुत कुछ अच्छे बुरे, ऊंच नीच सब कुछ देखा। नतीजा आज बिहार उस जगह पे खड़ा है जहां उसे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। लेकिन इस विशेष राज्य के दर्जा का चाह रखने वाले बिहार का विकास कहाँ हुआ, किस पैमाने पर हुआ, कितना हुआ, ये अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश कुमार का दावा है कि उन्होंने बिहार को बदला है और उस जंगल राज से निजात दिलाई है जो कभी बिहार के लिए दंश था। बिहार में लोग रहना नहीं चाहते थे, पलायन हो रहा था व्यवसायियों का, तो वहीं लोगों का पलायन भी लगातार हो रहा है। इन सब से निजात पाने के लिए नीतीश कुमार ने एक रास्ता तो बना दिया जिसमें व्यवसायियों का पलायन अब नहीं होता है, लेकिन अब व्यवसाय ही नहीं है, उसे लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समय समय पर जब नीतीश कुमार इधर से उधर पलटी मारते हैं तो चीज़ें फिर से वहीं आ जाती है और लोगों को भरोसा नहीं होता है। जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों को भरोसा नहीं होता है कि क्या नीतीश कुमार टिक करके रहेंगे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब नीतीश ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को और भारतीय जनता पार्टी को, सबको चारों खाने चित कर दिया है। ये मास्टर स्ट्रोक क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों कोई नीतीश कुमार से सीधे भिड़ना नहीं चाहता है, इसके पीछे की भी हम कहानी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं जो नीतीश कुमार के विपक्ष में लोग खड़े हैं। पक्ष वाले तो चलिए मिला जुला करके नीतीश कुमार की बातों को मान लें या न माने, उनकी मजबूरी है उनके साथ चलना, क्योंकि जब गठबंधन की राजनीति होती है तो समझौते बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के पक्ष से नहीं, बाकी के लोगों के पक्ष से मैं बात कर रहा हूँ। नीतीश कुमार गठबंधन में भी रह करके अपनी शर्तों पे अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन जब विपक्ष की बात आती है और नीतीश कुमार को ले करके बिहार की राजनीति की चर्चा शुरू होती है तो नीतीश कुमार एक बार फिर से उतना ही मजबूती के साथ खड़े नजर आते हैं और किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। जब जब नीतीश को कमज़ोर समझा गया है तब तब नीतीश कुमार ने अपने मजबूत प्रदर्शन से सबको चौंकाया है। 2024 में भी ऐसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो 400 के पार और बिहार में 40 सीटों का दावा कर रही थी, उस भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर, अपनी ही जीती हुई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन नीतीश कुमार, जिनको पूरी तरह से समाप्त बताया जा रहा था, कहा यह जा रहा था कि अब तो न उनकी पार्टी रहेगी न उनकी कुर्सी रहेगी, वो नीतीश कुमार 16 में से 12 सीटें जीत करके आए। मात्र 4 सीटों पर उनको हार मिली और वो हार भी मिली, उसका भी चर्चा सब जगह हो रहा है, क्योंकि एक सीट पर जहां हार मिली वहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था, जिसमें पूर्णिया में पप्पू यादव ने बाजी मार ली और वहां जमानत तक नहीं बची राष्ट्रीय जनता दल यानी नीतीश कुमार के विरोधियों की। तो वहीं कटिहार की बात कर लें या और भी कई क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ नीतीश कुमार की भूमिका बहुत अच्छी रही है। नीतीश कुमार ने अपने साथ साथ अपने घटक दल के साथियों को 30 सीटों पर जीत दिलाई है। चिराग पासवान 100% रिजल्ट लेकर के आए हैं। 100% रिजल्ट लेकर के एक ही सीट पर सही हो, लेकिन जीतन राम मांझी भी लेकर के आए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा बहुत ज़्यादा है। उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए भी नीतीश कुमार ने प्रयास किया था और ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक ही था जो उन्होंने अपने जीते हुए सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़े थे।
लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वहाँ जीत नहीं पाए। उसके पीछे भी नीतीश कुमार नहीं, बल्कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की असफलता और विफलता रही है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जब नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला तो सबसे पहला गाज और सबसे पहला टारगेट दोनों उनके तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव ने जिन जिन विषयों को उठाया है, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, आरक्षण की बात हो, इन सारे विषयों पर, या फिर अपराध की बात हो, अपराध के मुद्दे पर जब भी नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जाती है तो नीतीश कुमार सीधे 2005 तक पहुंच जाते हैं और उससे पहले की सरकार के हिसाब किताब, इतिहास के पन्नों को पलट करके आईना दिखाने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ जाती है राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव। दूसरा टारगेट है कि तेजस्वी यादव के जितने भी मुद्दे थे उन सारे मुद्दों को नीतीश कुमार ने अपना लिया है। मुद्दा आरक्षण का हो या फिर मुद्दा किसी और विषय का, नौकरी के मुद्दे को तो नीतीश कुमार ने पूरी तरह से डाइल्यूट करके अपने पक्ष में कर लिया है। ताली नेता को तो गाली भी नेता को, ये दोनों बातें नीतीश कुमार के लिए लागू होती हैं। और नीतीश कुमार ने ये बातें कही कि जब सरकार के मुखिया हम हैं तो फिर नौकरी उन्होंने कैसे दी। और यहाँ आकर के नीतीश कुमार ने फिर से एक लंबी कतार नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की लगा दी है। वहीं अब ये तैयारी भी एनडीए गठबंधन की तरफ से उन्होंने शुरू कर दी है और प्रधानमंत्री को ये बता भी दिया है इशारों में कि अब बिहार पर विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। आने वाला एक साल जब बिहार के विधानसभा का चुनाव होगा तब से पहले एनडीए और नीतीश कुमार सारी चीज़ों को ठीक करने की भरसक कोशिश करेंगे और संभावना है कि सभी चीज़ों को ठीक कर देंगे, जिससे कि बिहार की जनता एक बार फिर से नीतीश कुमार की तरफ स्विच करे। तेजस्वी यादव को हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने घेर लिया है और उनके सारे मुद्दों को हैक कर लिया है। हमने नौकरी की बात बताई। इसके अलावे जब तेजस्वी यादव 15 अगस्त को निकलेंगे यात्रा पर और बिहार के लोगों से मिलेंगे, और इस यात्रा का शुरुआत नीतीश कुमार ने ही किया था। जब वो पहली बार 2005 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने यात्रा का एक कॉन्सेप्ट लाया था जो जनता के बीच में रहते थे और जन समस्या की सुनवाई किया करते थे, लोगों से बातचीत करके वहाँ के चीज़ों को समझते थे और उस पर काम करते थे, फोकस करते थे। आज भी ये सिलसिला जारी है। इधर बीच में कुछ दिनों से नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार पिछले चुनाव 2020 का जीतने के बाद भी यात्रा का कॉन्सेप्ट अपने साथ रखे थे। इन सारी बातों को लेकर के अब तेजस्वी यादव 15 अगस्त को यात्रा की बात कर चुके हैं, तो उससे पहले चिराग पासवान 5 तारीख को ही अपने पिता की जयंती के अवसर पर वो हाजीपुर में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और वहीं से 2025 के चुनाव की घोषणा होगी। और नवंबर में 28 नवंबर को गांधी मैदान में एक बड़ी सभा, बड़ी रैली करने की प्लानिंग बनी है। इसके तहत चिराग पासवान ने पूरे बिहार भर में भ्रमण का एक कार्यक्रम बनाया है, जिसमें उनके कार्यकर्ता और जब जब उन्हें फुर्सत मिलेगी वो खुद जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और बिहार को बदलने के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और ये कॉन्सेप्ट एनडीए को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में चिराग पासवान ने जिस तरह से एनडीए गठबंधन को सपोर्ट किया है, खुद 100% रिजल्ट लाए और कई सीटों पे उन्होंने मेहनत करके उम्मीदवारों को जीतने में अपनी भूमिका निभाई है, ये भी कोई भुला नहीं सकता है। बात आरक्षण की करें तो लालू प्रसाद आरक्षण को लेकर के 2015 में चुनाव जीते थे। इसी आरक्षण के समाप्त करने की बात को लेकर के नीतीश कुमार के साथ मिलकर के लालू प्रसाद ने एक बड़ा गेम प्लान रचा था, जिसमें वो सफल भी रहे थे। खैर, अगर यही उनके साथ था 2020 में भी उनका चल जाता, लेकिन 2020 में उनका सिक्का नहीं चला, यानी कि नीतीश कुमार वहाँ भी कॉमन फैक्टर थे और ये बात अच्छी तरह से लोग जानते हैं। आगे की अगर बात करें तो एनडीए को नीतीश कुमार ने कह दिया है कि वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एनडीए को नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे ये तो बात समझ में आ गई। नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ दिए हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे भी और एनडीए में अपनी शर्तों के साथ रहेंगे, इस बात से वो पूरी तरह से डिटरमाइन है। नीतीश कुमार ने ये घोषणा कर दिया है कि वो अब एनडीए छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे और एनडीए में अपनी शर्तों के साथ भी रहेंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जितने भी लोग 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और सपना पाले हुए हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उन सभी लोगों ने नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार किया है।
चिराग पासवान को लेकर के कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, सबसे सटीक उम्मीदवार हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उनके मुख्यमंत्री बनते बिहार का बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन उनकी पार्टी के तरफ से, उनके लोगों के तरफ से, उनके समर्थकों के तरफ से ये कही गई इस बात को चिराग पासवान ने दूसरे रास्ते से मोड़ दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार मेरे मुख्यमंत्री हैं और हम उनके साथ बहुत सहज हैं आगे चलने के लिए। इन सारी बातों के साथ साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि उपेंद्र कुशवाहा, जिनको लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी, 2024 के चुनाव के बाद क्या होगा उनका ये भी कहा जा रहा था, वो भी मामला कहीं ना कहीं सॉल्व हो गया है। मामला ये सॉल्व हुआ है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, जिसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी ने एक मीडिया के साथ बातचीत में इशारों में ये बातें कही। इसके अलावे अगर बात की जाए सम्राट चौधरी की, तो जिनको कहा जा रहा था, विजय कुमार सिन्हा जिनको कहा जा रहा था, और भी भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो आने वाले 2025 के चुनाव में मुखिया होंगे एनडीए के, या भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगे करके चुनाव लड़ेगी, वो सारा मामला अब ठंडे बस्ते में चला गया है। नीतीश कुमार ही मुखिया होंगे, इस बात की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सम्राट चौधरी ने कर दिया है। यहाँ कोई भी समस्या, कोई भी समझौता नहीं है। लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव की पटकथा लिख दी गई है और यहाँ से एक रास्ता मिल गया है, एक मंत्र मिल गया है एनडीए गठबंधन को कि वो 150 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है, 170 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में 170 से ज़्यादा सीटों पे, लगभग 180 सीटों पे एनडीए गठबंधन को विधानसभाओं में बढ़त मिली है। यही कारण है कि 30 सीटों पे उसकी जीत हुई है। तो वहीं अगर देखें उनके विरोधियों का, तो विरोधी 10 सीट जीत करके आए तो जरूर हैं, 62 सीटों पे, 60 से 62 सीटों पे उनको बढ़त प्राप्त है। इसका सीधा मतलब होता है कि 243 विधानसभा में 170 से ज़्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है एनडीए गठबंधन। अब इसका मायने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके अलावे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को लेकर के जितनी भी बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई हैं, या जिस बातों से नीतीश कुमार को ठेस पहुंची है, उनको उनकी नाराज़गी सामने आई है, उन सारी बातों को डाइल्यूट करके अपने सभी मंत्रियों जो नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उनमें से अधिकांश 1 दर्जन के आसपास नेताओं को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के वो अयोध्या गए हैं और अयोध्या में जाकर के ये शपथ लेंगे कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेंगे। दैट मीन्स कि वो अपनी पगड़ी उतारेंगे, तो सीधा तौर पे हो जाता है कि वो नीतीश कुमार को उतारने वाले नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के साथ चलने वाले रास्ते पर अब निकल चुके हैं और उनका पूरा मंत्रिमंडल का जो सहयोगी है वो सभी लोग। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि चाहे वो लालू प्रसाद हों, नीतीश कुमार से सीधी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार के लाख उकसाने के बाद, आरोप प्रत्यारोप, हमला करने के बाद भी आपने राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं सुनी होगी जिससे नीतीश कुमार को नाराज़गी हो, गुस्सा हो, ठेस पहुंचे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो राहुल गांधी ने तो नीतीश कुमार के पूरे आइडियोलॉजी को एडॉप्ट कर लिया है। यही कारण है कि वो अब नेता प्रतिपक्ष भी हैं और किस तरह से संसद में बात कर रहे हैं वो भी आपने सुना। इसके अलावे मोदी और भारतीय जनता पार्टी वो भी कहीं ना कहीं सरेंडर कर चुकी है। चिराग पासवान ऑलरेडी एनडीए में हैं, तो उन्हें एनडीए के घटक दल होने के नाते उनको एनडीए में जो फैसला होगा उस फैसले के साथ चलना होगा। जिसे नेता बनाया जाएगा उसके साथ वो चलेंगे, उसके नेतृत्व में काम करेंगे, ये भी बातें तय हैं। तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने ये बात साबित कर दी है, यानी कि नीतीश कुमार एक ऐसे वाहिद नेता हैं, अकेले नेता हैं जिनसे कोई भी लड़ना नहीं चाहता है। सभी लोग नीतीश कुमार से भिड़ने से अलग रहना चाहते हैं। इसके पीछे की कहानी और कारण आपको अच्छी तरह से पता है। जब नीतीश कुमार अपने खेमे में आते हैं तो बहुत मजबूत हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी जंगल का जानवर हो जो अपने खेमे में आ जाता है, अपने कुनबे में आ जाता है तो मजबूत हो जाता है। वैसे ही नीतीश कुमार बिहार में राजा हैं और बिहार आते ही उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ये बात हमने 2005 से लेकर 1996 से ही कह लीजिए ना, 1996 से लेकर के अब तक देखी है, जो निरंतर जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक के आगे सरेंडर तो सभी कर रहे हैं, लेकिन
आगे की रणनीति क्या होती है। क्या ये अस्थायी है या फिर समय की मांग है जिसमें सभी लोग घुड़की मारे हुए हैं और वक्त आने पर सभी अपने अपने पत्ते खोलेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर बदस्तूर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।